आज मैं आपके बीच उपलब्ध हुआ हूँ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए। आप में से जितने भी लोग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होता है साइंस की परीक्षा देने में। साइंस के जो क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वहाँ प्रायः बच्चे फंसते हैं, क्योंकि मैक्सिमम का जो बैकग्राउंड होता है वो आर्ट्स का होता है। तो साइंस याद करना भी मुश्किल है और समझने के लिए टाइम भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए हमें पूरा विद्वान बनने की ज़रूरत नहीं है, हमको बस परीक्षा के लायक मटेरियल पढ़ना है। तो यहाँ पर हम साइंस में जो उपयोगी क्वेश्चंस हैं, जो आते रहते हैं प्रायः, मैंने उसका कलेक्शन किया हुआ है ना। तो एमसीक्यू के रूप में हम डाल नहीं रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन सारे एमसीक्यू का है। हम क्वेश्चंस बताएंगे और उसका आंसर भी बताएंगे, ठीक है। और उस यहाँ पर हम ऑप्शन किसी का नहीं दे रहे, विदाउट ऑप्शन सारे प्रश्न हैं। और एक सेट में लगभग हम 50 क्वेश्चंस डाल रहे हैं, है ना। ये 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 का आंसर हम आपको बताएंगे और उस आंसर में और भी कई कॉन्सेप्ट रहेंगे, उससे रिलेटेड और भी कई प्रश्न तैयार होंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन है, ये मैक्सिमम साइंस के सिलेबस को आपका कवर कर लेगा। इसमें जो आपका रहेगा, माना जाता है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए क्लास 6 से 12 तक के एनसीईआरटी को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 6 से 12 तक में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैंने कलेक्शन करने का प्रयास किया है और लगभग हमने 10 सेट इसका तैयार किया हुआ है। एक वीडियो में मैं लगभग एक सेट पूरा का पूरा सॉल्व करूंगा और इस एक सेट में लगभग 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ओके। अगर आप ये 50 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। अगर आप नज़दीक में कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। वैसे जब भी हमें तैयारी करनी चाहिए, सिस्टमेटिक वे में ही करनी चाहिए, पूरा सिलेबस ही पढ़नी चाहिए। लेकिन जब नज़दीक में एग्ज़ाम हो, हमने कम पढ़ा हो, तब ऐसी स्थिति में हम लोग सारे स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर पहले ज़्यादा जोर देते हैं। तो देखते हैं, हम शुरुआत करते हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज़। आपको अगर इसका फ़ायदा हो तो आप इस चैनल को, इसके वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और सबसे बड़ी बात, ये सब्सक्राइब्स कर लेंगे आप चैनल, इससे आपको फ़ायदा होगा कि जब मैं ये सारे सीरीज पर वीडियो तैयार करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेंगे तो आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलेगा और उसका तुरंत फ़ायदा उठा सकेंगे। किसी क्वेश्चन में अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर उसको कमेंट करें और आराम से आप हमसे पूछ सकते हैं सारे क्वेश्चंस। क्लियर है यहाँ तक? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चंस देख लीजिए आप, हमारे स्क्रीन पर हैं। डीएनए के एक अणु में क्षारक बेसों की इकाइयों का संबंध होता है। चूँकि आप जान रहे हैं डीएनए के बारे में, डीएनए और आरएनए दोनों आनुवांशिक पदार्थ हैं।
पहली बार जब आनुवंशिक पदार्थ का खोज हुआ था तो आरएनए का ही पहला नाम आया था। बाद में फिर पता चला मुख्य आनुवंशिक पदार्थ डीएनए है, और उसके बाद आरएनए वायरस तक ही सीमित है। कुछ प्लांट वायरस में ही यह आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है, बाकी कहीं भी यह आरएनए आनुवंशिक पदार्थ नहीं है, लेकिन इसका अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है। तो डीएनए में क्या होता है, यह बना होता है, डीएनए का जो यूनिट है वो कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। तो परीक्षा में ये भी क्वेश्चंस आता है, डीएनए की इकाई को क्या कहते हैं? तो डीएनए की इकाई को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, है ना। और एक न्यूक्लियोटाइड में 3 अणु रहते हैं, एक शुगर का अणु रहता है, एक नाइट्रोजनस बेस का, और तीसरा रहता है फॉस्फेट का। ये 3 अणु पाया जाता है। और हम जानते हैं कि डीएनए का मतलब क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और यह डबल स्टैंडर्ड होता है। जब डबल स्टैंडर्ड है तो मान लेते हैं अगर ये एक स्टैंड है तो एक स्टैंड दूसरा भी होगा, दूसरे में भी यही होगा, शुगर होगा, नाइट्रोजनस बेस होगा, और ये फास्फोरिक एसिड होगा, है ना। ये 3 होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्षारक बेस की इकाइयों का संबंध। तो ये जो नाइट्रोजनस बेस है ना, मेनली यहाँ पर इससे रिलेटेड सवाल है। तो नाइट्रोजनस बेस जो डीएनए में पाया जाता है वो 4 है, एडेनिन है, थायमिन है, साइटोसिन है और ग्वानिन है। तो अगर मान लेते एक स्टैंड पर एडेनिन है तो दूसरे स्टैंड पर हर हाल में थायमिन ही होगा, ठीक है। और यह दोनों आपस में जुटा हुआ होगा, यानी एक डीएनए का एडेनिन दूसरे स्टैंड के थायमिन से जुटा होगा, कभी भी अदर क्षारक बेस से नहीं जुटा रहता है। अगर थायमिन है तो एडेनिन होगा, उसी तरह से अगर साइटोसिन यहाँ है तो निश्चित रूप से यहाँ ग्वानिन होगा, और ये दोनों आपस में जुटा हुआ होगा। क्लियर है? तो एडेनिन और थायमिन और साइटोसिन और ग्वानिन ये दोनों आपस में जुटा हुआ रहता है, और एडेनिन थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड देख रहे हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, यानी ग्वानिन और ये साइटोसिन ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुटा रहता है। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं कि एक स्ट्रैंड वाला डीएनए कहाँ पाया जाता है। जनरली क्या होता है कि 2 स्ट्रैंड वाला ही डीएनए पाया जाता है, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं, खास करके वायरस, जहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। तो ये है एक स्पेशल प्रकार का बैक्टीरियोफेज जो कहलाता 5174, ये वायरस का नाम है, और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान स्थित है कहाँ है। तो राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान कहाँ है, याद रखना है, बॉटनिकल रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो लखनऊ में है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्लियर है? ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे का क्वेश्चन है जीनोम क्या होता है ना। बहुत बच्चा इसमें फंस जाता है, जीनोम क्या होता है, ठीक है। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि मनुष्य में कितना जीनोम पाया जाता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जितना भी गुणसूत्र का संख्या होगा हैप्लॉइड में, 2n नहीं, जनरली क्या होता है कि हमारी कोशिका में 2n के फॉर्म में गुणसूत्र पाए, यानी गुणसूत्र जोड़े के रूप में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन जोड़े के रूप में नहीं, सिंगल रूप में होना चाहिए, जैसे कि गैमेट्स में होता है, जैसे कि स्पर्म्स में होता है, ओवा में होता है। पूरे शरीर में आप देखते हैं, हम अगर मनुष्य की बात करें तो 46 गुणसूत्र हैं, लेकिन गैमेट्स में क्या है, 23 गुणसूत्र ही होता है, यानी आधा ही होता है। यानी n का मान यहाँ पर कितना है, 23 है, 23 है ना, 23।
यानी कि अगर पूछा जाए भाई मनुष्य के जीनोम में कितना गुणसूत्र होता है, तो 23 गुणसूत्र होता है, यानी कि मनुष्य के 23 गुणसूत्र के बराबर एक जीनोम होता है। क्लियर है? तो ये हुआ जीनोम। जीनोम का मतलब गुणसूत्र का ग्रुप। कितना गुणसूत्र का ग्रुप? जितना कि n का वैल्यू होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 5 नंबर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? क्योंकि हम लोग जो माइक्रोस्कोप देखते हैं जनरली कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, उसमें जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं स्लाइड में, उसमें जनरल प्रकाश का स्रोत ये सनलाइट, बल्ब, ये सब होता है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जिसमें कि किसी भी वस्तु के इमेज को लाखों गुना बड़ा करके हम लोग इसमें देख सकते हैं, इसमें प्रकाश का स्रोत प्रकाश नहीं होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन बीम होता है। ये याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें क्या होता है? प्रकाश का स्रोत प्रकाश नहीं है, इलेक्ट्रॉन का बीम होता है। ओके, यहाँ तक? इसी के द्वारा हमें किसी वस्तु का इमेज काफ़ी गुना बड़ा करके दिखता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए कुंडल रचना किसने बनाया है? तो डीएनए का जो मॉडल दिया गया है, डबल हेलिकल मॉडल वो दिया है वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में दिया था, और इसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था, है ना। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन फिर है हमारे पास कि प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत किसका दिया गया है ना। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का थ्योरी किसने दिया था, है ना। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत यानी कि ये हो गया 7 नंबर में नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, यानी प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत। तो ये दिया था, डार्विन ने दिया था, और उन्होंने कहा था जो सबसे ज़्यादा फिट होगा वही इस धरती पर टिकेगा, यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का थ्योरी भी डार्विन ने ही दिया था। ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग नेचुरल सिलेक्शन। अगला क्वेश्चन है, जैविक विकास कितने वर्ष पहले हुआ था, यानी कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कब हुई थी? तो लगभग 3 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीव का निर्माण होना शुरू हुआ था, यानी पहली कोशिका उत्पन्न हुई थी, और उसी के बाद उसमें परिवर्तन के फलस्वरूप सारे जीव उत्पन्न होते चले गए। उसी का परिणाम आज हम लोग इतना प्रकार का जीव देख पाते हैं। फिर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो ये कोशिकांग के बारे में पूछा जा रहा है, और प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम पर होता है। राइबोसोम ही इस काम में मदद करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट आता है एग्जाम में, तो अगर कुछ भी नहीं दिया गया कौन सा कोशिका है नहीं है, तब आंसर प्लास्टिड होगा। प्लास्टिड सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। वैसे इससे भी बड़ा न्यूक्लियस होता है, लेकिन न्यूक्लियस को कोशिकांग कई जगहों पर नहीं माना जाता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो मेन प्लास्टिड होता है। लेकिन अगर जंतु कोशिका की बात करेंगे तो जंतु कोशिका का जो सबसे बड़ा कोशिकांग हुआ, चूँकि उसमें प्लास्टिड होता नहीं है, तो उसमें होता है सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, कौन सा होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन का कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो कृत्रिम सबसे पहली बार अपने देश का जो वैज्ञानिक है हरगोविंद खुराना, है ना, इन्होंने जीन का निर्माण करके दिखा दिया कृत्रिम तरीके से, कोई आर्टिफिशियल नेचुरल नहीं, किसी से कलेक्शन नहीं किया, बल्कि इन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से उन्होंने जीन का निर्माण करके दिखाया था। तो इसके लिए इसका नाम बायोलॉजी क्षेत्र में बड़े सम्मान से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एपिस्टैटिक्स का अर्थ क्या होता है? तो ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। एपिस्टैटिक्स का मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं कि ये कोई जीन है, क्रोमोसोम है, मान लेते हैं इसी पर कोई जीन है, इसका कुछ काम है कि ये अपना कुछ लक्षण दिखाता है,
लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई दूसरा क्रोमोसोम यानी दूसरा जीन का जोड़ा क्या करता है, इसके काम को दबा देता है, यानी कि एक तरह से मास्किंग कर देता है, इसके प्रभाव को ख़त्म करता है, यानी ये अपना लक्षण व्यक्त नहीं कर पाता है। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं एपिस्टेसिस। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं एपिस्टेसिस। क्लियर है यहाँ तक? ये समझ में आ गया। फिर कहता है एक कलर ब्लाइंड पुरुष का विवाह दूसरे सामान्य पुत्री से हुआ तो संतानों में क्या होगा। देखिए, कलर ब्लाइंडनेस मतलब ऐसा बीमारी जिसमें कि रंगों की पहचान नहीं हो पाती है। ठीक है, कौन है लाल कौन है हरा ये नहीं पहचान पाता है रोगी। ठीक है, जब आप सेना में जाते हैं तो इसका भी जांच होता है, कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है। ठीक है, और ये आनुवांशिक बीमारी होता है, इसका कोई इलाज नहीं होता है, आपको इसी के साथ जीना पड़ेगा। तो क्या होगा अगर एक वर्णांध यानी कलर ब्लाइंडनेस पुरुष है? तो देखिए, इसको ऐसे हम लोग तैयार करते हैं। क्योंकि पुरुष में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है XY, और इसमें इसका जो X जीन है इसी पर उस बीमारी का जीन पाया जाता है। और जो फीमेल होता है वह नॉर्मल है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये क्या है, पुत्री समान है, इस दोनों का शादी हुआ तो क्या होगा। तो देखिए, अगर इसका गैमिट बनता है इस पुरुष का तो दो प्रकार का स्पर्म्स बनेगा। एक ये X वाला जिसमें कि बीमारी वाला जीन मौजूद है, एक दूसरा स्पर्म बनेगा Y वाला। और फीमेल में जितना भी बनेगा सब एक जैसा बनेगा, ओभा, और सब में X होगा जिसमें कोई बीमारी नहीं होगा। लेकिन जब ये वाला शुक्राणु स्पर्म्स इसके X के साथ मिलेगा तो ये बन जाएगा X, ये प्रॉब्लम होगी। और अगर ये वाला मिलता है तो ये बनेगा XY। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये जो बना X इतना तैयार हो रहा है। ठीक है, ये क्या होगा, तो ये फीमेल है, लेकिन ये फीमेल क्या होगा, ये फीमेल पर तभी बीमारी हो सकती है। ठीक है, फीमेल पर तभी बीमारी हो सकती है जब क्या हो, जब दोनों X पर जीन मौजूद हो, यानी कि फीमेल यहाँ पर क्या है, कैरियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फीमेल यहाँ पर कैरियर हो जाएगा। और ये जो XY देख रहे हैं इस पर तो कोई जीन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये नॉर्मल हो जाएगा, इसको बीमारी नहीं होगा, पुरुष को बीमारी होने वाला नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या होता है, जो पुरुष होगा, पुरुष कब होगा, जब X और Y मिलेगा, है ना। तो X और Y कब मिलेगा, जब ये इसका X और ये Y मिलेगा। दूसरा X भी इसका जो है ओभा, वह भी इससे मिलेगा और इससे मिलेगा, दोनों से मिलना है। ठीक है, तो हर हाल में क्या होगा, यही चीज़ तैयार होगा, यानी कि किसी को बीमारी होने वाला नहीं है। ठीक है, यानी कि अब उसमें ऑप्शन के आधार पर हम लोग चलेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो दिया गया है क्वेश्चंस, कलर ब्लाइंडनेस पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष की समाचन है। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है, एक सेकेंड हम इसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल है। हम एक कलर ब्लाइंडनेस पुरुष है, पुरुष, चलिए ठीक है, ये हो गया कलर ब्लाइंडनेस पुरुष। दूसरा में कहता है कि जिससे शादी हो रही वो समान है, लेकिन वह क्या है, उसका बाप वर्णांध पुरुष है, यानी कि ये जो इसका बाप है इस लड़की का, वह कलर ब्लाइंडनेस है। और इसकी जो पुत्री होगी, तो पुत्री जब भी होगी तो इस पर एक जीन तो आ ही जाएगा, भले ये नॉर्मल दिखेगी, ये सामान्य पुत्री है। अब इस दोनों बीच में क्रॉस कराना है, तो इसमें ये बना एक ये बना, और इसमें जाएंगे तो ये बना X और ये बना एक X, है ना। अब इसको मिलाना है, अगर ये इसके साथ मिलता है तो X, ये तैयार होगा। अगर ये इसके साथ मिलता है तो ये हो जाएगा X।
तो यहाँ देख लीजिए फीमेल भी बीमार हो गई है। ये और ये अगर मिलता है तो एक्स वाई, ठीक है, और ये अगर मिलता है तो एक्स वाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी मेल मिलेंगे उसमें से 50% बीमार होंगे, यानी कि ये वर्णांध है, 50% सामान्य है, ठीक है। और जबकि फीमेल जितने भी मिले 100% फीमेल जो है ये, हाँ, उसमें से 50% नॉर्मल है यानी कैरियर है और बाकी 50% फीमेल भी बीमार होंगे। तो यहाँ पर पुत्रों की आधी संख्या वर्णांध होगी, ये ऑप्शन राइट हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, बारबरा मैकलिंटोक किस पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मक्का पर काम करता था, जेनेटिक्स का प्रयोग करता था, ये मेज होगा इसका आंसर, राइट है। अगला क्वेश्चन फिर है, प्लहमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये इसी का नाम आएगा, ठीक है, बारबरा मैकलिंटोक का। अगला क्वेश्चन है, वह उत्तक जो द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो उसके लिए कैम्बियम ही जिम्मेदार होता है। कैम्बियम भी एक प्रकार का टिश्यू है जिसके द्वारा डाइकोट प्लांट में जो द्विबीजपत्री होता है उसी में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। कभी भी मोनोकॉट प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है, यानी एक बीजपत्री का जो प्लांट है उसमें, जैसे कि घास है, बांस है, धान है, गेहूं है, उसमें यह कैम्बियम क्या होता है, नहीं पाया जाता है। तो नहीं है कैम्बियम तो मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डाइकोट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक कॉर्क प्राप्त किससे होता है? तो चूंकि दो प्रकार का कैम्बियम होता है, कॉर्क तो कैम्बियम से ही मिलेगा, एक होता है वैस्कुलर कैम्बियम, एक होता है कॉर्क कैम्बियम। तो वैस्कुलर कैम्बियम सेंट्रल वाले पार्ट्स की ओर रहता है, कॉर्क कैम्बियम बाहर की ओर रहता है। बाहर जो निकलता है बार्क के रूप में, ठीक है, उसी से कॉर्क प्राप्त किया जाता है। इसका मतलब ये कॉर्क कैम्बियम से ही, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम से ही व्यापारिक तैयार होता है। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, वार्षिक वलय किस क्षेत्र के पेड़ों में स्पष्ट होता है? तो ये मेनली शीतोष्ण क्षेत्र में। वार्षिक वलय का मतलब एनुअल रिंग, यानी कि जब पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो उसमें हर साल एक रिंग बनता है जो कि शीत और उष्ण प्रदेश मिला करके तैयार होता है। तो शीतोष्ण क्षेत्र में जो है पेड़ों में वार्षिक वलय मिलेंगे। क्लियर है। फिर है कि सर्दियों में शाखाओं से पत्तियां गिरने का कारण क्या है? यानी जब जाड़ी का मौसम आता है ना तो उस दौरान क्या होता है, पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं। ठीक है, क्या होता है, पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, क्योंकि उसके बाद बसंत का मौसम आने वाला होता है, नया पत्ता गिरेगा। तो एक्चुअल में ठंडी के कारण क्या हो सकता है कि पत्ती में पानी अधिक जमा हो सकता है, जम सकता है, तो उसको दूर करने में पौधे की काफ़ी एनर्जी खर्च हो सकती है। इस एनर्जी को वह बचाना चाहता है ताकि आगे वह काम कर सके। इसलिए उसका टारगेट होता है कि ठंडियों के दिनों में वह पत्तियों को अपने पौधे से गिरा देता है। इसके लिए पत्तियों में जो क्लोरोफिल अणु रहता है वो सारे क्लोरोफिल अणु को अपने जड़ में, तना में जाकर के जमा कर देता है, जिसके कारण पत्तियां वहाँ पर क्या होता है, हरा रंग उसका गायब हो जाता है, वो लाल पीला होना शुरू हो जाता है, यानी कि दूसरे पिगमेंट की प्रधानता होती है। और उसके बाद क्या होता है, ये पौधा क्या करता है, पत्ती को पोषक पदार्थ का सप्लाई भी बंद कर देता है। यानी कि पत्ती जो यहाँ जुटा हुआ रहता है ना इस जगह, यहाँ पर, तो यहाँ पर का रास्ता को वो ब्लॉक कर देता है। धीरे धीरे यहाँ पर ये परत सूखना शुरू हो जाता है। सूखने के बाद ये पत्ती आराम से ज़मीन पर नीचे की ओर गिर जाती है। ठीक है, तो इस तरह से पौधा क्या करता है, पौधा अपने पत्तियों को गिरा देता है ताकि वो अगले मौसम में फिर से नए पत्तों को ला सके। अगला है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चंस आता भी है, कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं?
कपास आपने देखा होगा, कॉटन आपने देखा होगा, रुई देखा होगा। तो रुई का जो पौधा होता है तो उसमें अगर आप देखे होंगे पौधा, तो उसका जो बीज होता है ना, तो बीज के ऊपर के जो परत होते हैं उसी से ये कॉटन निकला हुआ रहता है। ठीक है, जो बीज का सीड होता है यानी बीजों पर जो अधिचर्मी रोम है, रोम मतलब हेयर, यानी सीड पर जो बाहर की ओर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उसी से कपास का रुई तैयार होता है। ठीक है, सजीव प्रजक अंकुरण किसमें, जंपिंग जेंस गलत हो चुका है, ये गलत अंग्रेजी है। ठीक है, सजीव प्रजक अंकुरण पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, ये राइजोफोरा प्लांट इसके लिए जाना जाता है। यानी कि इसमें जो फल है पेड़ में ही रहेगा और उसमें बीजों में क्या होता है, अंकुरण शुरू हो जाता है। आलू में खाने योग्य भाग क्या होता है, यानी आलू क्या है। ठीक है, तो बहुत बच्चा इसमें कन्फ्यूजन कर जाता है कि आलू तो भाई ज़मीन के अंदर होता है, तो क्या ये जड़ है क्या। तो आलू जड़ नहीं है, आलू तना है। ठीक है, क्योंकि आलू में अगर हम देखते हैं तो उसमें पर्व और पर्व संधि मौजूद है, उसमें स्केली लीफ मौजूद है, छोटी छोटी पत्तियां भी उसमें होती है पतला पतला परत के रूप में। ठीक है, जो कि इसको जड़ नहीं तना बनाता है। तो आलू क्या है, एक तरह से आलू एक तरह से तना, ये याद रखना है। आलू भी तना है, अदरक भी तना है। ठीक है, दोनों का दोनों क्या है, आलू भी तना हो गया और अदरक भी क्या है, तना है। क्यों तना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती है, नोड और इंटरनोड पाई जाती है। चंदन को सामान्यतः हम लोग क्या मानते हैं, तो ये एक पारासाइटिक प्लांट होता है, रूट पारासाइटिक, लेकिन यह पार्शियल रूट पारासाइटिक होता है, पूर्ण रूप से यह परजीवी नहीं होता है, यह आंशिक रूप से परजीवी होता है। अगला क्वेश्चन है कि लगातार अगर स्वपरागन होगा तो क्या परिणाम होगा। स्वपरागन का मतलब हुआ कि अपने ही पौधे के बीच में परागन हो जाना, यानी कि अपने ही एक ही पौधे के बीच में निषेचन की भी प्रक्रिया होगी, तो उससे जो संतान उत्पन्न होगा वह कमज़ोर किस्म का होगा, क्योंकि हर जनरेशन में इसको एक ही प्रकार का जीन मिल रहा है, जिसके कारण ये क्या होगा, इसके संतान कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए स्वपरागन का परिणाम ये होता है। फिर दोहरा निषेचन कहाँ पाया जाता है, तो दोहरा निषेचन जब भी पाया जाता है ये हमेशा पाया जाता है एंजियोस्पर्म में। किसमें पाया जाता है, एंजियोस्पर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हर एक एंजियोस्पर्म का यानी आवृत बीजी पौधे का यानी कि पुष्पीय पौधों में ये प्रक्रिया पाई जाती है, दोहरा निषेचन, यानी दो निषेचन की प्रक्रिया यहाँ पर होती है। इसका मतलब ये क्या होगा, आवृत बीजी पादप होगा। क्लियर है यहाँ तक, तो ये भी समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है एपोमिक्सिस क्या होता है। ठीक है, एपोमिक्सिस किसको कहते हैं, तो ये देखिए एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि एक प्रकार से बिना लैंगिक जनन हुए ही यह भ्रूण का निर्माण कर देता है ना। यानी कि ये क्या करता है, एक तरह से लैंगिक जनन नहीं होता, ये नर मादा नहीं मिलता है, फिर भी क्या होता है इसमें भ्रूण बन जाता है। क्या बन जाता है इसमें भ्रूण का निर्माण हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं एपोमिक्सिस। इसमें बीज का भी निर्माण होता है। क्लियर है, तो याद रखना है। भ्रूण विज्ञान को आगे बढ़ाने वाले वैज्ञानिक कौन थे, अपने इंडिया में है पी माहेश्वरी। याद रखना है, पी माहेश्वरी एम्ब्रायोलॉजी के फादर कहलाते हैं, भ्रूण विज्ञान के भारत में जनक कहलाते हैं। आलू किस कुल का सदस्य है, तो सोलोनेसी फैमिली का ये सदस्य है ना। इसी में आलू भी आता है, बैगन भी आता है ना, धतूरा भी आता है, तो ये सब इसी में आता है, सोलोनेसी फैमिली में। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद क्वेश्चन है आयोडीन प्राप्त किससे होता है। ठीक है, तो आयोडीन प्राप्त होता है हमको समुद्री शैवाल से, है ना। कहाँ से प्राप्त होता है आयोडीन, तो आयोडीन हमको प्राप्त होता है समुद्री शैवाल से। समुद्र में जो शैवाल मिलता है उससे हमको आयोडीन मिलता है, जैसे कि लैमिनेरिया है ना। कभी कभी नाम भी पूछ देता है अगर थोड़ा सा पीएससी लेवल सब का क्वेश्चन है तो। डाइथेन क्या होता है, ठीक है, डाइथेन M45, तो ये एक्चुअल में कवकनाशी यानी कवक को नाश करता है। ठीक है, इसी में एक और आता है बोरेक्स,
है ना। ये क्या है, तो ये भी कवकनाशी, ये भी कभी कभी परीक्षा में आता है, ये भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण कवकनाशी है। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पेनिसिलिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ना। पेनिसिलिन क्या है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि प्रथम विश्व युद्ध में भी काफ़ी काम आया था। लोगों के जख्मों को काफ़ी आसानी से इन्होंने दूर किया था। उस समय इसको मैजिक मेडिसिन भी कहा गया था। ठीक है, तो ये पेनिसिलिन की खोज थी। इसके बाद तो फिर कई प्रकार के पेनिसिलिन और तैयार हो गए। इसको तैयार किया गया था पेनिसिलिन को एक प्रकार के फंगस से, जिसका नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। तो याद रखना है पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है, तो एक प्रकार के कवक से इसको तैयार किया गया था। ये पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है ये। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि ये कई प्रकार के बैक्टीरिया पर प्रभावी है, चाहे वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो, दोनों को यह नष्ट करता है ना। इसका खोज करने वाला वैज्ञानिक था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, वैसे संयोग से ही खोज हुआ था। क्लियर है यहाँ तक। और किससे प्राप्त हुआ था, तो पेनिसिलियम नामक फंजाई से, पेनिसिलियम नामक कवक से। हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग कवक, अंग्रेजी में फंजाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गेहूं के आटे में ईस्ट मिलाने से डबल रोटी रंध्री तथा कोमल हो जाती है, ऐसा क्यों। तो एक्चुअल में क्या था, आटा में अगर ईस्ट मिलाते हैं तो ईस्ट एक प्रकार का कवक है, ठीक है, जो क्या करता है, अनॉक्सी श्वसन करता है, जो किण्वन की प्रक्रिया करता है। ईस्ट क्या करता है, किण्वन की प्रक्रिया करता है। इस किण्वन की प्रक्रिया में यह CO2 को मुक्त करता है। तो यह CO2 क्या होता है, जो आटे में मिला हुआ है यह, तो CO2 जब रोटी को हम बेकिंग करते हैं तो उस दौरान ये CO2 बाहर निकलना चाहता है, जिसके कारण इसके अंदर कई सारे एयर बबल्स बन जाते हैं। इसी बबल्स के बनने के कारण रोटी स्पॉन्जी बन जाता है। क्लियर है, तो ये भी समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है LSD किससे मिलती है। तो LSD एक प्रकार का ड्रग्स है, ठीक है। बहुत सारे डॉक्टर्स लोग को या फिर वैज्ञानिकों को आपने देखा होगा सिगार लेके पीते हुए, उसमें एक्चुअल में LSD भरा रहता है, ठीक है। काफ़ी ये ड्रग्स बहुत सारे लोग लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, सिगरेट में भी भर करके। तो इसकी प्राप्ति होती है एक प्रकार के फंजाई से, जिसका नाम है क्लेविसेप्स पुरपुरिया, ठीक है, याद रखना है। फिर गेहूं के रस्ट रोग पर शोध कार्य करने वाले कौन से वैज्ञानिक हैं। तो ये KC मेहता है, अपने देश के साइंटिस्ट है। गेहूं में एक प्रकार का बीमारी होता है रस्ट रोग, इसका कारण एक प्रकार का फंगस है जिसका नाम है पक्सिनिया, ठीक है। किसके द्वारा होता है गेहूं का रस्ट रोग, पक्सिनिया के द्वारा होता है। आपने नाम शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा सुन लीजिए। ये पक्सिनिया एक प्रकार का कवक है, इसके कारण गेहूं को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसमें कई प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, है ना। तो गेहूं और बारबेरी दो प्रकार का पौधा होता है, दोनों पर इसका लाइफ साइकिल पूरा होता है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम जीवाणु की खोज किसने की थी। तो ये खोज किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है जीवाणु पादप माने जाते हैं या जंतु। ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि कोई बता नहीं पाता है सही से, लेकिन आज वैसे जीवाणु को एक अलग किंगडम में दे दिया गया है। इसका किंगडम है मोनेरा, ठीक है। लेकिन शुरुआत में जो है इसको पादप में रखा गया था, क्योंकि उस समय जो है पादप ग्रुप में उसी को रखा गया था जिसमें सेल वाल रहता था। जिसमें सेल वाल नहीं रहता था उसको एनिमल सेल में रखा जाता था। तो पुराने वर्गीकरण का जो नियम है उसके अनुसार जीवाणु को पादप माना जाता था। तो इसके पीछे कारण था कि इसमें कोशिका भित्ति होती थी। प्लाज्मिड क्या है, तो प्लाज्मिड क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर, जीवाणु के अंदर जो मेन DNA होता है, ये बैक्टीरिया है तो उसमें जो मेन DNA होता है, इसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, एक एक्स्ट्रा DNA होता है। इसी एक्स्ट्रा DNA को हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्लाज्मिड कहते हैं। क्लियर है।
अगला क्वेश्चन है पाश्चुरीकरण किस दिशा में होता है। तो पाश्चुरीकरण का मतलब होता है हम दूध को जो है बैक्टीरिया से मुक्त करते हैं। तो इसके लिए हम दूध को क्या करते हैं, लगभग 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं और उसके बाद अचानक इसको हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो इससे क्या होता है, पास्चराइजेशन का प्रक्रिया पूरा होता है। इसका खोज किया था लुईस पास्चर ने और उन्होंने अपने ही नाम पर इसका रख दिया, पाश्चुरीकरण इसका नाम रखा था। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है। तो ये होता है लोहा होता है और मैग्नीशियम होता है। तो ठीक है, यही दोनों मिलकर के जो है ये क्लोरोफिल का निर्माण करता है। उसमें भी मुख्य रूप से मैग्नीशियम है ना। ये दोनों जब तक नहीं रहेगा क्लोरोफिल का निर्माण नहीं होगा। क्लियर है। फिर एक क्वेश्चन है, ग्लूकोज के एक परमाणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितना ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ग्लूकोज का अगर ग्लूकोज के एक परमाणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से लगभग 686 कैलोरी ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो कभी कभी कैलोरी के रूप में क्वेश्चन आता है और कभी कभी एटीपी के रूप में भी आता है। तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो 38 एटीपी निकलता है, या फिर अलग स्टेप्स चलता है तो 36 एटीपी भी, दोनों सही रहता है। लेकिन परीक्षा में ज़्यादातर यही आएगा, 38 एटीपी रहता है और 36 भी निकलता है। इस दौरान जो प्रक्रिया होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण का, तो पहला स्टेज होता है ग्लाइकोलाइसिस होता है, दूसरा प्रक्रिया होता है क्रेब्स साइकिल होता है। 2 प्रक्रिया होता है। इस दोनों प्रक्रिया के द्वारा जो है ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है और 38 एटीपी तैयार होता है। अगला क्वेश्चन 42 में देखिए, पौधों में पांडुरीकरण क्या होता है। पांडुरीकरण का मतलब होता है अगर कोई पौधा अंधेरे में बढ़ता है, उसको प्रकाश नहीं मिलता है, तो उसका तना और पत्ता क्या होता है, पीला पड़ जाता है ना, ज़्यादा थोड़ा लंबा हो जाता है, पीलापन हो जाता है। इसी पीलापन होना और उसका लंबा हो जाना ही कहलाता है एट्यूलेशन, यानी कि पांडुरीकरण। तो ऐसा कब होता है, जब हम उसको अंधेरे में वृद्धि कराते हैं, तब जा कर के ऐसा होता है। सबसे बड़ा बीज किस में पाया जाता है। तो ये होता है लोडोसिया में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं डबल कोकोनट, है ना। तो इसमें सबसे बड़ा बीज पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रात्रि में हमको पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्यों नहीं सोना चाहिए। एक्चुअल में क्या था, रात के समय में पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं करता है, वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करता है, यानी कि यह रात में तब श्वसन करता है। तो श्वसन जब करेगा तो ये CO2 हर हाल में बनाएगा, ये श्वसन में ऑक्सीजन ही लेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा, यानी कि पेड़ के चारों तरफ जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होगा। और इसी समय में अगर हम वहाँ पर पेड़ के आसपास सोते हैं तो हमको भी कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मिलेगा, तो हमें हमारी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाएगी, हमारे शरीर को ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि रात में हम पेड़ के आसपास ना सों। अगला क्वेश्चन है BCG का अर्थ क्या है ना। तो BCG बैसिलस कैलमेटी ग्रेन या ग्वानिन भी होता है इसका, है ना। तो इसका उपयोग एक प्रकार की वैक्सीन है जो टीबी से बचाव के लिए जन्म के बाद 9 महीने तक में इसको लिया जाता है, BCG का इंजेक्शन, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। तो विटामिन के लिए एक अलग से चैप्टर भी मैंने अपने चैनल पर दे रखा है, याद करने की उसकी पूरी विटामिन की मैंने ट्रिक्स दे रखी है, कौन कौन सी बीमारियां होती है, क्या क्या सोर्स है, उसका रासायनिक नाम क्या है, सब से रिलेटेड ट्रिक्स मैंने दिए हुए हैं। आप उसको वीडियो को देखिए, पूरा विटामिन क्लियर हो जाएगा और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा होता है। तो ये नियासिन की कमी से होता है। फिर है, किस विटामिन की कमी होने पर घाव से रक्त बहना बंद नहीं होता है। तो ये होता है विटामिन के, है ना। विटामिन के की कमी से क्या होता है, रक्त बहना बंद नहीं होगा। चलिए लास्ट स्टेज है हम लोग का।
लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन जमा रहता है? तो लीवर में जो जमा रहता है विटामिन ए। वैसे हमारे शरीर में जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, विटामिन ए है, डी है, ई है और के, यह सब शरीर में जमा रहता है ना। तो विटामिन ए लीवर में जमा रहता है। एक वयस्क मनुष्य को कितना विटामिन सी डेली चाहिए? तो बहुत कम चाहिए, 60 मिलीग्राम मात्र चाहिए, ठीक है। और अगर विटामिन ए की बात करें हम, तो कितना विटामिन ए चाहिए? तो विटामिन ए लगभग चाहिए 5000 IU चाहिए, है ना। विटामिन ए कितना चाहिए? तो 5000 यूनिट चाहिए। क्लियर है? तो मेरे ख्याल से आपके समझ में ये सारा आ चुका होगा। अब आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इस तरह का वीडियो चाहते हैं, आपको विज्ञान में कोई